अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। देखें, हमें मालूम है कि हमारे पास सेक्शन सी में, टैक्स के सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके पास इनकम टैक्सेस का 15 मार्क्स का, एक आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स 15 नंबर का सवाल आता है और एक क्वेश्चन आपके पास सेक्शन सी में आता है टैक्स प्लानिंग का, एंड दिस क्वेश्चन इज एग्जामिन्ड इन सेक्शन सी फॉर 10 मार्क्स। अब अगली बात ज़रा समझिएगा, ये टैक्स प्लानिंग का जो सेक्शन सी में आपके टैक्स के पेपर में आना है, ये किसी कोई स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया नहीं है। जिस तरह सेक्शन बी में आपको मालूम है कि आपका वन सिनेरियो फ्रॉम सीजीडी, वन सिनेरियो फ्रॉम आईएसटी, वन सिनेरियो फ्रॉम आपका वीएटी, आईएसटी और सीडी, ये 3 सिनेरियोज आपके पास सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन सी के बाकी 2 क्वेश्चंस के बारे में हमें मालूम है, एक इनकम टैक्स का आएगा, एक कॉर्पोरेशन टैक्स का आएगा। लेकिन जो सेक्शन सी में आपके पास एक तीसरा सवाल आता है ना 10 मार्क्स का, ये आपका आता है टैक्स प्लानिंग का, और ये कोई एरिया या टॉपिक का नाम नहीं है। जितना भी आपने ओवरऑल टैक्स में पढ़ा होता है, उसकी बेस पे यहाँ पे एक अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ हमारे पास एग्ज़ामिनर पूछता है, और अगर किसी ने अच्छे से टैक्स प्लानिंग को टैकल कर लिया, फॉर श्योरली उसका पेपर तो पास हो जाना है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम के एरिया से आ सकता है। इसमें आपके डिफरेंट तरह के कंपैरिज़न्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल दूं कि आपके पास पैसा है, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप उस बिजनेस को या तो एज अ सोल ट्रेडर, एक सिंगल शॉप के तौर पे एक आप स्टार्ट कर सकते हो। शॉप यकीनन एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होगा, एक रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस रन करना। तो एक शॉप फॉर एग्जांपल रन करनी है, तो वो शॉप रन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप उसको अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के तौर पे एक सोल ट्रेडर की तरह उस शॉप को रन कर लो, या सेकंड मेथड तरीका ये है कि आप उसी शॉप को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर करके कंपनी बिजनेस की तरह उस शॉप का रन कर लो। दोनों दोनों जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आपका बिजनेस ही रन होगा, लेकिन बिजनेस रन करके हर ऑप्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले ऑप्शन में आपकी जो इनकम है वो एक सोल ट्रेडर के तौर पे आप डील करोगे, आपकी ट्रेडिंग इनकम है। और दूसरे ऑप्शंस में वो कंपनी आपकी अगर बन जाती है तो वो कंपनी की इनकम है। पहले वाले तरीके में आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, सेकंड वे में जहां पे आप कंपनी रन करोगे वहां पे आपके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। तो यानी कि टैक्स प्लानिंग में आपको डिफरेंट तरह के कंपैरिजंस आपसे पूछ सकता है कि यार, अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, दो मेथड्स हैं, बताओ किसमें टैक्स सेविंग होगी, किसमें कौन सा ऑप्शन एक पर्सन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की चीजें आपके पास टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। अनदर एग्जांपल, कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हो एज अ सोल ट्रेडर। क्या उस बिजनेस को अब कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए? क्या अगर इसी सोल ट्रेडर बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट, अब देखो, पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन था कि बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए। अब बिजनेस लेट से ऑलरेडी चल रहा है, अब एक चलते हुए बिजनेस को, सोल ट्रेडर बिजनेस को, क्या कंपनी बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए? तो क्या इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस की जाए या ना की जाए? तो इस तरह की चीजें डिसाइड करना भी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टैक्स प्लानिंग। अनदर एग्जांपल, एक पर्सन जो कि अपना बिजनेस पहले सोल ट्रेडर बिजनेस, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक सिंगल ओनर बिजनेस लेकर चल रहा है। लेकिन अगर वो अपने साथ किसी पार्टनर को साथ में अपने साथ पार्टनरशिप बिजनेस में ले, तो बताओ अब इसकी टैक्स लायबिलिटीज वगैरह पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या कम होंगी? तो जहां पे इस तरह के डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करते हुए कंपेरिजंस कर रहे होते हो, और उसकी बेस पे कंक्लूड करते हो कि यार विच ऑप्शन इज फेवरेबल, विच ऑप्शन इज नॉट फेवरेबल, तो ये तमाम तरह की स्टोरीज आप अपने पास टैक्स प्लानिंग में कर रहे होते हो। अनदर एग्जांपल, कि अब ये लाजमी है कि बिजनेसेस के हवाले से टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस आए। टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन किसी भी उसका कुछ सब सब डिस्कशन एरिया वो कोई भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, कि अक्सर औकात इस तरह के भी सिनेरियोज आते हैं, और ये पास में ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयर दो ऑप्शन सोच रहा है। नंबर वन, या तो एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी जाए, और ऑप्शन टू, के गाड़ी देने की बजाय इसके पैसे बढ़ा दिए जाएं, अपना आना जाना खुद मैनेज करे। तो ऑप्शन वन में प्रोवाइडिंग कार, एक कार बेनिफिट होगा एम्प्लॉय के लिए। और नंबर टू में जहां पे उसको एडिशनल सैलरी मिल रही है, तो वो एक एडिशनल सैलरी होगी एक एम्प्लॉय के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? क्या उसको गाड़ी लेनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, या उसे बढ़ा के सैलरी लेनी चाहिए? और कंपनी के लिए क्या अच्छा रहेगा? क्या कंपनी को अपने एम्प्लॉय को इस सिचुएशन में गाड़ी देनी चाहिए, या कंपनी को उसकी सैलरी इंक्रीज कर देनी चाहिए? तो जहां पे इस तरह के भी कंपेरिजन आते हैं, तो ये आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट आता है। याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा टैक्स रिवाइज हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा टैक्स रिवाइज हो जाए,
तो आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरे का पूरा टैक्स की वो सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी एक साथ में। तो मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड तो बता दिया कि टैक्स प्लानिंग सेक्शन सी में कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। इसको करने के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, बल्कि पूरे टैक्स के नॉलेज का आपको होना चाहिए। उसकी बेस पे आप इन तमाम तरह के क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हो। तो अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के हम भी इस तरह के एक दो कंपेरिजंस पहले हम डिस्कस करते हैं, और इन कंपेरिजंस को डिस्कस करते हुए फिर हम एक दो टेबल्स पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फौरन से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए इस सेशन में, आपके पास एक पेन और एक पेपर और एक कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो आप भी साथ साथ में अपना वर्कआउट कर रहे हो। तो हमारे पास पहले एक कंपैरिजन है कि सैलरी वर्सेस डिविडेंड। अब आप देखो अपनी जात के ऊपर अप्लाई करके सोच लो, आपको बातें जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि जब किसी चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आती है। अब आपको एक जगह से सैलरी मिले या डिविडेंड मिले, तो दोनों के मिलने पे आपके लिए और जो ये दे रहा है आपको, उसके लिए क्या रहेगा टैक्स के मामलात के हिसाब से। आपको सैलरी मिल रही है तो यकीनन आप एम्प्लॉय होंगे, आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो यकीनन आप शेयर होल्डर्स होंगे। सैलरी को देने वाली भी कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर है, और डिविडेंड को देने वाली भी यकीनन कोई कंपनी है जिसमें आपके शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि बीइंग इंडिविजुअल पर्सन, इफ वी गेट सैलरी एंड इफ वी गेट डिविडेंड, सो व्हाट विल हैपन विद अस। बीइंग इंडिविजुअल पर्सन, व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स implication with yourself and with I। और यही जो चीज हमें कंपनी, ये जो दोनों में से कोई भी चीज दे रही है, उस कंपनी के साथ टैक्स के मैटर्स क्या रहेंगे। तो क्विकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आता है इनकम टैक्स रेट्स। जरा गौर करें, इनकम शीट अगर आपको इंडिविजुअल पर्सन की याद हो, तो सैलरी आपकी नॉन सेविंग के कॉलम में रिकॉर्ड होती है। इनकम शीट में तीन कॉलम्स होते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग्स, डिविडेंड। सैलरी आपकी नॉन सेविंग के कॉलम में रिकॉर्ड होती है, और नॉन सेविंग के कॉलम पे जो रेट ऑफ टैक्स होते हैं, दैट आर 20, 40, 45%। और यही इनकम शीट में डिविडेंड सेपरेटली रिकॉर्ड होते हैं, और डिविडेंड के रेट्स होते हैं 0%, 8.75, 33.75 और 39.35। वाई 0%? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि ये 0% क्या रेट है। बाकी तो हमें मालूम है कि 8.75 डिविडेंड के जो टैक्स रेट्स हैं, वो ये तो आपके टैक्स रेट्स एग्जाम में भी गिवन होते हैं, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में। बट व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस 0% ऑन डिविडेंड, ये क्या चीज है? कैन यू प्लीज राइट। इन द मीन टाइम अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग को मार्क करूं, एनआईसी इज पेड बाय द इंडिविजुअल्स जी, तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि ये 0% क्यों, क्योंकि डिविडेंड की टैक्सेशन से पहले डिविडेंड की एक एग्जम्पशन भी मिलती है। 1000 डिविडेंड इनकम इज एग्जम्प्ट फॉर ऑल ऑफ द टैक्स पेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। वरना वो सेविंग इनकम के लिए टैक्स जो एग्जम्पशन है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ पर्सन। अगर पर्सन बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो 1000 की सेविंग इनकम एग्जाम, और अगर हाई रेट टैक्स पेयर है तो 500 की सेविंग इनकम एग्जाम। एडिशनल रेट टैक्स पेयर के लिए सेविंग इनकम किसी भी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड की टैक्सेशन से पहले डिविडेंड इनकम पे एग्जम्पशन मिलती है, एंड डिविडेंड एग्जम्पशन इज फॉर ऑल द पर्संस is 1000 regardless of the status of the person। अगली बात करते हैं जी। अगर आपको कहीं से सैलरी मिली तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपके ऊपर कोई एनआईसी लगेंगे? जरा सोच के जवाब देना यस। अगर आपको सैलरी सैलरी इज पार्ट ऑफ ग्रॉस कैश अर्निंग, तो फिर आपको क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय एनआईसी को प्राइमरी एनआईसी भी कहा जाता है। तो आपको ऑन गेटिंग द सैलरी, ऑन गेटिंग द ग्रॉस कैश अर्निंग, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर टैक्सेबल बेनिफिट्स व्हिच आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, all those are the part of the gross cash earning on which employee has to pay class 1 NIC at 12% and 2%। where from we are getting these percentages? तो बेसिकली हमारे ये जो NIC की इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जाम में टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस की फॉर्म में दी गई होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में भी मिलेगी। क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी की बात करें तो एक एम्प्लॉय इन दो तरह के 12570 तक नील एनआईसी, 12571 से 50270 तक 12%, और उससे ऊपर पे आपके पास 2%। राइट। तो यहां से हमने देखा। अब अगली बात सुनिए जरा, क्या एनआईसी पेड बाय इंडिविजुअल, अगर आपको कहीं से डिविडेंड मिल रहे हैं,
तो क्या डिविडेंड रिसीव करने पे आप किसी भी तरह का कोई एनआईसी पे करेंगे? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पर्सन डज नॉट पे एनी एनआईसीज ऑन दी डिविडेंड रिसीव। पर्सन सैलरी, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ग्रॉस कैश अर्निंग के मिलने पे तो एनआईसी पे करता है, लेकिन एक पर्सन को जब कभी कहीं से कोई डिविडेंड्स मिलते तो उन डिविडेंड के रिसीव करने पे किसी भी तरह का कोई एनआईसी एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं उस कंपनी के लिए जिसने हमें ये सैलरी दी, या उस कंपनी के लिए जिसने हमें ये डिविडेंड दिया। अब उस कंपनी के लिए हम एनआईसी की बात करें, क्या उस कंपनी ने जिसने आपको ये सैलरी दी है, क्या कंपनी ने कोई एनआईसी पे करना है? यस, एम्प्लॉयर मस्ट पे क्लास 1 एनआईसी ऑन ग्रॉस कैश अर्निंग। जब एम्प्लॉयर वाला क्लास 1 एनआईसी होता है ना, हम उसको सेकेंडरी एनआईसी नाम देते हैं। प्राइमरी एनआईसी क्या होता है? क्लास 1 एनआईसी व्हेन पेड बाय एम्प्लॉय, और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी को हम नाम देते हैं क्लास 1 सेकेंडरी एनआईसी। और ये जो एम्प्लॉयर ने क्लास 1 सेकेंडरी एनआईसी पे करना होता है, ये कुछ अमाउंट तक नील होता है, उसके बाद 13.8% पे होता है, एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी होता है, राइट? तो ये बातें माइंड में रखते हुए आपने यहाँ पे लिखा कि एनआईसी पेड बाय द कंपनी। अब हम यहाँ पे उस एम्प्लॉयर की बात करें जो हमें सैलरी दे रहा है, तो उसने अगर हमें सैलरी दी तो उसे हम उससे उस ग्रॉस कैश अर्निंग पे क्लास 1 एनआईसी देना पड़ेगा। और अगर सैलरी के साथ साथ कोई टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं तो एम्प्लॉयर को क्लास 1 ए एनआईसी भी देना पड़ेगा। तो क्लास 1 ए एनआईसी ऑन दी एनटीबी स्टैंड्स फॉर नेट टैक्सेबल बेनिफिट्स। और दोनों का जो रेट्स है, दोनों की जो रेट्स है वो एनआईसी की रेट एम्प्लॉयर के लिए 13.8% है। फर्क क्या है कि जब क्लास 1 ए एनआईसी है उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, डायरेक्टली नेट नेट टैक्सेबल बेनिफिट्स पे डायरेक्टली 13.8। और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी जो है ये आपका कुछ अमाउंट तक नील है, उसके बाद वाली अमाउंट पे फिर ये पेबल एट 13.8, और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5000 भी अवेलेबल है। अब आप उस कंपनी के लिए सोचो कि क्या उस कंपनी ने जिसने हमें डिविडेंड दिया, क्या उस डिविडेंड देने पे उस कंपनी ने कोई एनआईसी पे करना है? तो आंसर इज कंपनी डज नॉट पे एनी एनआईसीज ऑन द डिविडेंड पेड। तो ना तो डिविडेंड रिसीव करने वाले के ऊपर किसी तरह का एनआईसी है, और ना ही डिविडेंड पेड करने वाली कंपनी पे किसी तरह का कोई एनआईसी है। होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे जरा डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीकेशन फॉर द कंपनी हु इज पेइंग द सैलरी एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीकेशंस फॉर द कंपनी हु इज पेइंग द डिविडेंड। तो अब हम जरा कंपनी के लिए बात करते हैं। एक कंपनी जिसने कंपनी के प्रॉफिट्स है, उन कंपनी प्रॉफिट में से आपकी जो ग्रॉस कैश अर्निंग है वो सैलरी बोनस वो एक अलाउेबल एक्सपेंस है, डिडक्शन है, ब्रैकेट लगाई हुई है कि कंपनी प्रॉफिट से ये चीज माइनस होगी। अब गौर करें जरा, इस ग्रॉस सैलरी और बोनस पे जो ग्रॉस कैश अर्निंग है इस पे क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, आपका एम्प्लॉयर एनआईसी भी देगा, वो भी कंपनी के लिए, वो भी एम्प्लॉयर के लिए एक डिडक्शन है। और एट द सेम टाइम कंपनी जो डिफरेंट तरह के टैक्सेबल बेनिफिट्स देती है वो बेनिफिट्स भी एक अलाउेबल डिडक्शन है, लेकिन सेम बेनिफिट्स की अमाउंट पे भी कंपनीज को कुछ एनआईसी देना पड़ता है, क्लास 1 ए एनआईसी। तो सैलरी पे दिया जाने वाला क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी और बेनिफिट्स पे दिया जाने वाला क्लास 1 ए एनआईसी, ये भी तमाम चीजें कंपनी के लिए डिडक्शंस हैं। ये तमाम चीजें एडलेस होने के बाद कंपनी के पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे। अब अगली बात जरा गौर करें, ये कंपनी के प्रॉफिट से डिफरेंट तरह की एक एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो सैलरी, बोनस, कमीशन, नेट टैक्सेबल बेनिफिट्स, उन ग्रॉस कैश अर्निंग या बेनिफिट्स की बेस पे जो एनआईसी दिए, ये तमाम तरह की चीजें एक कंपनी के लिए अलाउेबल डिडक्शंस हैं। ये डिडक्शंस होने के बाद प्रॉफिट से जब ये चीजें डिडक्ट होंगी तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे। फिर ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 19% और 25% डिपेंडेड अपॉन कि कंपनी की लोअर एंड अपर लिमिट के इन बिटवीन है, इससे कम है कंपनी का ऑगमेंटेड प्रॉफिट, या इस इन लिमिट से ज्यादा है ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स। तो वो हमें मालूम है कि हाउ टू डिसाइड द कंपनीज टैक्स रेट। तो ये जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट्स आफ्टर दीज डिडक्शंस आपके पास आएंगे, इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कंपनी के लिए ये अलाउेबल डिडक्शंस है। आपके प्रॉफिट कम होंगे, रिडक्शन इन प्रॉफिट होगी, इन तमाम की वजह से प्रॉफिट कम होंगे तो आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। आपकी मतलब कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। All these are the allowable expenses for the company which will result in the reduction of profits, and if profits are reduced then the corporation tax liability will also be reduced। अब अगली बात सुनो, उस कंपनी के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीकेशन बताओ जो कंपनी ने आपको ये डिविडेंड दिया। तो भाई डिविडेंड तो हमेशा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से दिए जाते हैं। पहले प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाता है, बाकी बचे हुए प्रॉफिट में से फिर आपको डिविडेंड वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर ये डिविडेंड वगैरह पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से दिए जाते हैं तो डिविडेंड पे करने के वक्त कंपनी के लिए किसी भी तरह की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटीज नहीं आती। कोई कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं है व्हेन अ कंपनी पेड डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड्स आर ऑलवेज पेड फ्रॉम द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स।
अगली बात करते हैं अगर हम पेंशन कंट्रीब्यूशन की, जरा देखो टैक्स प्लानिंग की बातें चल रही हैं। टैक्स प्लानिंग में आपको अपना बड़ा दिमाग लेकर सोचना है, आपको नैरो माइंड के साथ नहीं सोचना है। प्लानिंग का क्वेश्चन के लिए आपको ओवरऑल टैक्स का नॉलेज होगा और आपकी सोचने का जाविया बड़ा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ के बात कर सकते हो। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन इस सैलरी का लिंक बनाओ। सैलरी इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम यूज करते हैं इन दी कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स। याद है रेलिवेंट अर्निंग में क्या क्या चीजें आती हैं? एफएचएल प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड ट्रेडिंग इनकम। और ये रेलिवेंट अर्निंग जब आ जाती है तो हम इसको पेंशन में जाके एक 3600 की अमाउंट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पेंशन कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि पेंशन कंट्रीब्यूशन इज द हायर ऑफ दी रेलिवेंट अर्निंग और दी 3600। तो देखो इस सैलरी अगर हमें किसी कंपनी ने दी ना, उसका अल्टीमेट रिलेशन नेट अर्निंग से बनेगा, और नेट अर्निंग हम कहां पे देख रहे होते हैं? पेंशन के टॉपिक में जाके। और रेलिवेंट अर्निंग की अगर डेफिनेशन आप भूल गए हो तो याद करवा देता हूँ। रेलिवेंट अर्निंग हर उस अर्निंग को कहा जाता है जो आपने कुछ एफर्ट्स करके कमाई हो। आई रिपीट, रेलिवेंट अर्निंग उस अर्निंग को कहा जाता है कि विच अर्न बाय डूइंग सम एफर्ट्स। तो अगर हम इस सैलरी को एट द एंड रेलिवेंट अर्निंग की कैलकुलेशन में यूज करेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि इस सैलरी के मिलने पे उस पर्सन का इस सैलरी की वजह से ये एक एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ये यूज की जाएगी इन द कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स। और फिर रेलिवेंट अर्निंग्स आपकी कंपेयर की जाएंगी 3600। तो अल्टीमेट इंपैक्ट इसका रिलेशन किसके साथ जाके बन रहा है? पेंशन के साथ बन रहा है। क्या डिविडेंड के मिलने पे क्या कोई डिविडेंड का कभी रिलेशन देखा आपने अपने अलग अलग पेंशन के साथ? आंसर इज नो। डिविडेंड्स आर पेड और रिसीव्ड हैव नो लिंक विद द पेंशन। जबकि सैलरी का पेंशन से लिंक बना, पूरा साइकिल एक चला, लेकिन अगर डिविडेंड पे या रिसीव किए जाए ना, तो पे होने वाले डिविडेंड्स पे ना ही रिसीव होने वाले डिविडेंड्स पे किसी भी तरह के डिविडेंड का कोई भी रिलेशन पेंशन के साथ नहीं है। देखिए अब इसी तरह की डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और इसी की बेस पे हम एक बड़ा पूरा सवाल करेंगे कुछ देर में। You want to start a business and you want to start your own business, and you have two choices: either you can start business as a sole trader, or either you can start the same business by registering a company and you can run the business via a company. पहला फर्क समझो, अगर आप इस बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चलोगे, तो सोल ट्रेडर बिजनेस में रहते हुए जो ट्रेडिंग इनकम होगी, सोल ट्रेडर बिजनेस में रहते हुए जो ट्रेडिंग इनकम होगी वो उस पे लगेगा इनकम टैक्स लायबिलिटीज। और एक कंपनी में रहते हुए जो ट्रेडिंग इनकम होगी ना, पहला फर्क यहाँ हेड पे पड़ जाएगा। यहाँ पे इस ट्रेडिंग इनकम पे अब लगेगा कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटीज। एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे काम कारोबार करोगे तो इनकम टैक्स लायबिलिटीज देना पड़ेंगी, और अगर एक कंपनी के तौर पे वो इसी बिजनेस को रन करोगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आएगी। आगे हम मजीद बात करते हैं। यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू गॉट टू चॉइसेस। One, you can run business as a sole trader, and second, you can run the same business as a company. अगर हम पहले हेडिंग में बात करें टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट्स, अगर आप अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर रन करोगे तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स किस तरीके से होंगे, टैक्स प्रॉफिट्स पे टैक्स किस तरीके से होगा, तो उसकी जरा कुछ बात करते हैं यहाँ पे। हमें सारा कुछ मालूम है, ये जो टैक्स प्लानिंग का एरिया होता है हम लास्ट में पढ़ रहे होते हैं। पूरा इनकम टैक्स हम पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ चुके हैं। इन्हीं की बेस पे हम कुछ समरी पॉइंट्स ला रहे हैं, अपने सामने समराइज कर रहे हैं चीजों को, और इसकी बेस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए जो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होते हैं ना, दीज आर असेस्ड ऑन अ फिस्कल ईयर बेसिस। जबकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये टैक्सेशन के लिए असेस किए जाते हैं ऑन अ चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड बेसिस। इफ यू रिमेंबर, कंपनी में हमने ये चीज सीखी थी, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड है, तो एक होता है चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम का भी होता है, इक्वल टू 12 मंथ्स का भी होता है, 12 महीने से ज्यादा के अकाउंट्स भी बनते हैं। लेकिन टैक्सेशन पर्पसेस के लिए चार्जेबल अकाउंटिंग देखा जाता है। चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड 12 से कम का तो हो सकता है, इक्वल टू 12 होता है, लेकिन 12 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो कंपनी के लिए जहां पे 12 महीने से ज्यादा के अकाउंट्स बनते हैं उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, और उसको हम ब्रेक करते हैं इन दी फर्स्ट 12 मंथ्स एंड द रिमेनिंग मंथ्स। तो कंपनी के लिए जो प्रॉफिट की असेसमेंट होती है वो चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से होती है। और याद रखिएगा, चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने, इससे कम तो हो सकता है 12 महीने का, ये इससे कम का तो हो सकता है। चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो ये पहला फर्क है। इंडिविजुअल पर्सन के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है ये फिस्कल ईयर की बेसिस पे टैक्स किए जाते हैं, और एक कंपनी प्रॉफिट्स आर असेस्ड ऑन अ चार्जेबल अकाउंटिंग पीरियड बेसिस। नंबर टू,
ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, क्योंकि ड्राइंग्स एचएमआरसी की नज़र में एक कोई ड्राइंग कोई चीज़ नहीं है, वो सोल ट्रेडर को नहीं मानते, वो सेठ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर एक सोल ट्रेडर अपने घर कुछ लेकर गया तो हमारी नज़र में ये हम ड्राइंग्स हैं, हम ड्राइंग को एक नॉर्मल सेल कंसिडर करेंगे और इसके एडजस्टमेंट्स करवाएँगे। कंपनी में ना तो कोई सेट होता है, ना ही ड्राइंग्स होती है, ना ही ड्राइंग्स की कोई एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। इंडिविजुअल पर्सन को भी कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं, कंपनीज के लिए भी एसेट्स परचेज करने पे कैपिटल अलाउंसेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक फ़र्क क्या है दोनों में, कि जब कैपिटल अलाउंसेस इंडिविजुअल्स के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं तो उसमें हम प्राइवेटली यूज्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, इनको अलग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनर ऑफ द बिजनेस है, सेठ कुछ एसेट्स का बिजनेस यूज के साथ साथ प्राइवेट यूज भी करता है, तो उन एसेट्स को हम प्राइवेटली यूज्ड एसेट्स कहते हैं, पुआस कहते हैं। और पुआस की ट्रीटमेंट क्या है कि प्राइवेटली यूज्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली, एंड जब ये बिक जाए तो इनकी बैलेंसिंग एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं। और लेकिन कंपनी में इस तरह के कोई प्राइवेटली यूज्ड एसेट्स के कॉलम नहीं होते, क्योंकि कंपनी में सेठ नहीं होता ना, इसलिए कोई प्राइवेटली यूज्ड एसेट नहीं होगा। फिर अगर मैं ओन बिजनेस लेकर चलूंगा तो मुझे टैक्सेशन से पहले एक पर्सनल अलाउंस मिलेगा, और अगर इसी बिजनेस को एज अ कंपनी लेकर चलूंगा तो कंपनी के लिए पर्सनल अलाउंसेस नहीं होते। फिर जो भी प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट होगा, सोल ट्रेडर प्रॉफिट आपकी इनकम शीट में जाएगा, पर्सन की इनकम शीट में जाएगा, नॉन सेविंग की कॉलम में ट्रेडिंग इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा। तो इसपे जो टैक्स लगेगा नॉन सेविंग की वजह से, नॉन सेविंग कॉलम पे जो टैक्स रेट्स होते हैं वो 20, 40 या 45% होता है। और अगर इसी अमाउंट को अगर यही कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करो, इनकी टैक्सेशन के लिए जो कंपनी के रेट्स होंगे, दैट कुड बी 19% और 25% डिपेंडेंट कि कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कितने हैं। फिर उसके बाद एक सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए बिजनेस रन करने की वजह से उसको क्लास 2 एंड क्लास 4 एनआईसी भी देना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे। लेकिन अगर एक कंपनी सेम काम कारोबार एक कंपनी के जरिए किया जाए तो कंपनी के ऊपर क्लास 2 एंड क्लास 4 एनआईसी एप्लीकेबल नहीं होते। अब अगली बात जरा सुनो, ये तो होगी फर्स्ट साइड। अब हमने कहा टैक्सेशन होगी, अब बाकी जो प्रॉफिट्स बिजनेस में पड़े हुए हैं उनको अगर घर लेके जाया जाए तो क्या होगा? विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द सोल ट्रेडर बिजनेस एंड विड्रॉवल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंपनी बिजनेस। तो यहाँ पे हम पहली बात करते हैं विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द सोल ट्रेडर बिजनेस। तो देखो, आप एक सोल ट्रेडर बिजनेस रन कर रहे थे, आपने उस पे नॉन सेविंग इनकम कैलकुलेट की, नॉन ट्रेडिंग इनकम को नॉन सेविंग की कॉलम में रिपोर्ट किया, उस पे टैक्स वैक्स दिया, बाकी बचे हुए प्रॉफिट, वो आप उन प्रॉफिट को वहीं बिजनेस में पड़े रहने दो या उनको उठा के घर ले जाओ, टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। विड्रॉवल ऑफ फंड्स, जो पैसा बच गया उसको पूरा भी घर ले जाओगे, गम नहीं है, बिकॉज इन प्रॉफिट्स पे आप ऑलरेडी इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे इनकम शीट में ले जाके उन्हीं प्रॉफिट्स पे आप टैक्स वगैरह तो दे चुके हो। तो क्या लिखा है कि विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द नॉन फ्रॉम द सोल ट्रेडर बिजनेस, विड्रॉवल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द सोल ट्रेडर बिजनेस have no tax implications because taxable trading profits have already been assessed under the income taxes for the individual person। उन्हीं प्रॉफिट्स को तो नॉन इस सेविंग के कॉलम में ले जाके ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। अब बाकी बचे हुए प्रॉफिट को ऑनर घर लेके जाए या बिजनेस में छोड़ दे, ये उसकी मर्जी है। और अगर घर भी लेके जाएगा तो विड्रॉवल ऑफ फंड्स पे कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब कंपनी अपनी ही कंपनी से जब पैसा निकालना हो ना, तो देखो, दो ऑप्शंस होते हैं, यहां से डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका ओन बिजनेस, आपने एक कंपनी खुद ही बनाई थी, आप कंपनी में एम्प्लॉय भी हो, आप कंपनी में डायरेक्टर भी हो, आपने कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हो और उसी कंपनी में पैसा भी आपने लगाया, शेयर होल्डर भी आप हो। और कीजिएगा, एक दुकान अपनी खोली थी, दुकान चलाना शुरू कर दी, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। एक कंपनी बना चलाने के लिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और अब आप एक अलग पर्सन हो जिसने कंपनी ओपन किया, पैसा लगाया, आप शेयर होल्डर हो, लेकिन उसी कंपनी के लिए काम काम भी करके दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो आप खुद को कंपनी के एम्प्लॉय भी बना लो, तो आप कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर भी हो। तो सेम कंपनी के आप इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, और उसी कंपनी में आप एम्प्लॉय भी हो। तो अब आपके पास दो तरह की चॉइसेस है। आप अपनी ही कंपनी से पैसा लेके जाना चाह रहे हो, विड्रॉवल ऑफ फंड्स करना चाह रहे हो, नाउ यू गॉट टू चॉइसेस। कि पहला, आप उन फंड्स को एज खुद को सैलरी या बोनस दे लो। अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है फंड्स कैन, ये कंपनी में बात करें, हेडिंग पढ़ो क्या चल रही है। ओन बिजनेस है, ओन बिजनेस कंपनी है, अब कंपनी से विड्रॉवल ऑफ फंड्स करना है। पहला ऑप्शन क्या है, फंड्स कैन बी विड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और बोनस। क्या मतलब इस बात का कि आपने अपनी ही कंपनी बनाई, उसमें खुद को एम्प्लॉय जाहिर किया, एम्प्लॉय बन गए, और एम्प्लॉय की हैसियत से आप उस कंपनी से जो ले रहे हो सैलरी या बोनस, वो आपकी जात के लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम है। लेकिन अल्टीमेटली सोचो, यू आर द इन्वेस्टर, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो नाउ यू गॉट द सेकंड ऑप्शन, आप उसी कंपनी से पैसा कुछ डिविडेंड्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, बिकॉज
यू इन्वेस्टेड इन द कंपनी, आप कंपनी के शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं। तो अगर आप इसी कंपनी से पैसा, अपनी ही कंपनी से पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स निकालोगे, so that will be the dividend income for yourself, for individual person, that will be the dividend income। अब अगली बात सुनो, अगर अपनी कंपनी से पैसा आपने एज अ एम्प्लॉय निकाल लिया तो आपके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं और आपकी कंपनी के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और यही अगर आपने वही पैसा अपनी ही कंपनी से एज अ डिविडेंड विड्रॉ किया, then what will be the implications for the person who is withdrawing this amount as dividend, and what are the implications for the company who is paying this dividend। तो जरा देखिए, सोचिए, समझिए जरा बात को, कि अब आप अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय थे, डायरेक्टर थे, तो आपने अपनी ही कंपनी से खुद को कुछ सैलरी वैलरी दी, बोनस दिया, तो आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या होंगी, आपकी जात के लिए वो एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, और एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, उस क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी भी कंपनी से सैलरी बोनस कमीशन मिले, भले वो आपकी अपनी ही बनाई हुई क्यों ना हो, अगर आप उसमें भी एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहे हो, तो वहां से जो आपको चीज मिलेगी आपके ऊपर, तो ये सारी इंप्लीकेशन है जो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर है। और आप जिस कंपनी से वो पैसा ले रहे हो, भले वो आपकी अपनी ही बनाई हुई है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो जो चीजें दी वो उस कंपनी के लिए अलाउेबल डिडक्शंस होंगी, और इन डिडक्शंस की वजह से कंपनी के टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे। वो टैक्सेबल, ये चीजें डिडक्ट होने के बाद कंपनी के टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे फिर कंपनी अपना टैक्स पे करेगी। इस सिचुएशन में पर्सन की अपनी भी टैक्स लायबिलिटीज आएंगी और उसकी अपनी बनाई हुई कंपनीज की भी टैक्स लायबिलिटीज आएंगी। उसके अपने एनआईसीज भी आएंगे, जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय है वो कंपनी भी एनआईसी देगी, तो उस कंपनी के लिए भी एनआईसीज आएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ रैंडम डिस्कशन कर रहे हैं, जबानी कलामी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। फिर अगली बात सुनो, अगर आप उसी कंपनी से, अपनी ही बनाई हुई कंपनी से अगर पैसा इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड ले रहे हो, तो वो आप एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए रिसीट बेसिस पे असेस होगा। हमें मालूम है कि डिविडेंड इनकम आपकी टैक्स होती है रिसीट बेसिस पे, कि एक फिस्कल ईयर में जितनी अमाउंट डिविडेंड की मिली वो टैक्सेबल होगी, और टैक्स होने से पहले 1000 की एग्जेम्पशन मिलेगी, और उसके बाद जो रिमेनिंग टैक्सेबल डिविडेंड इनकम होगी उस पे आपकी स्टेटस ऑफ द पर्सन के हिसाब से बेसिक रेट टैक्स पेयर, हाई रेट टैक्स पेयर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर, इन स्टेटस की बेस पे डिविडेंड के टैक्स रेट्स अप्लाई हो जाएंगे, विच आर 8.75, 33.75 एंड 39.35। लेकिन उस कंपनी के लिए सोचो कि जिसने आपको ये डिविडेंड दिया, उस कंपनी के लिए इंप्लीकेशन क्या है कि व्हेन द कंपनी इज पेड डिविडेंड, तो हमने लिखा नन। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए कि वो जो पर्सन जो डिविडेंड ले रहा है उसके लिए कोई एनआईसी की इंप्लीकेशन नहीं है, और वो कंपनी जो ये डिविडेंड दे रही है उस कंपनी के लिए कोई कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं है। तो क्यों? क्योंकि डिविडेंड्स हमेशा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से पे किए जाते हैं। तो अगर कंपनी ने यहाँ पे कोई डिविडेंड पे किए हैं तो उस पे कंपनी के लिए नन इंप्लीकेशंस आएंगी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली एक कंपैरिजन किया कि इफ अ पर्सन इज डूइंग बिजनेस वाया सोल ट्रेडर और वाया कंपनी, so what will be the taxation on profits, and what will happen, what will be the tax implication on the withdrawal of funds from the sole trader business or from the company business। तो इसकी बेस पे अब हम आगे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जरा अब इस सिनेरियो को एक दफा गौर से पढ़ लें, और ये अभी यही खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो एक बेसिक सिनेरियो। इसके हम आगे 4 इससे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 सोल ट्रेडर है, फिर ऑप्शन 2 है एक कंपनी के तौर पे बिजनेस रन करोगे, फर्स्ट अप्रोच। फिर ऑप्शन 2 है सेकंड अप्रोच। ऑप्शन 2 है कि एक कंपनी के तौर पे तो ऑपरेट करो, लेकिन थर्ड अप्रोच। तो ये तमाम चीजें एक होलसेल डिस्कशन जो भी हमने पीछे जबानी कलामी की थी, वो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड वैल्यूज एंड फिगर्स, ये सिनेरियो में आके हम उसको डील करने जा रहे हैं। तो वुड अप्रिशिएट इफ यू प्लीज रीड दिस सिनेरियो वेरी केयरफुली, और देखें आपको क्या बात समझ में आती है। सवाल में हमें बोल रहा है कि देखो, आप टैक्स एडवाइजर हो, आप अपने बारे में समझो कि यू आर टैक्स एडवाइजर। एक क्लाइंट आपके पास आए एक चीज लेकर, एक सवाल लेकर, अब आपने उसको गाइडेंस देनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। आपने मेनली इन 3 चीजों पे फोकस रखना है, और इन 3 चीजों पे फोकस रख के डिसाइड करना है कि वेदर
N is a name of client, N is a name of person who is asking this situation, who is asking this question. Whether N should operate as a, उस पर्सन को क्या एज अ सोल ट्रेडर ऑपरेट करना चाहिए, दैट्स ऑप्शन वन। और ऑप्शन टू के उसको क्या एक कंपनी बनाकर अपना बिजनेस रन करना चाहिए, दैट्स ऑप्शन टू। ये आपने डिसाइड करके बताना है उसको। और ये डिसीजन किस तरह की पे होगा, ये डिसीजन करते वक्त आप तीन चीजों पे बात कर रहे होगे, एक इनकम टैक्स पे बात कर रहे होगे, एक कॉर्पोरेशन टैक्स पे बात कर रहे होगे, और एक एनआईसीस पे बात कर रहे होगे। एक पर्सन आपके पास आया, वो पर्सन एक बिजनेस करना चाह रहा है, आप उसको बताओगे कि क्या तुम्हें बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर करना चाहिए या एज अ कंपनी करना चाहिए। और अगर कंपनी करना है, कंपनी के तौर पे बिजनेस रन करना है, तो थ्री ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं फ्रॉम फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स। अभी हमने बात की थी ना कि अपनी ही कंपनी से अगर प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो आपके पास दो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं कि या आप खुद को सैलरी बोनस दे लो, या आप खुद को डिविडेंड दे लो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सैलरी दे दो, कुछ सैलरी बोनस दे दो, यानी कि कुछ इंप्लॉयमेंट इनकम के तौर पे पैसा निकाल लो, कुछ डिविडेंड के तौर पे पैसा निकाल लो। तो इस तरह की कुछ तीन अप्रोचेस हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन का जरा डेटा पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन इज गोइंग टू कमेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर 23-24, फिस्कल ईयर 23-24 की स्टार्ट डेट है 6 अप्रैल 23। वो इस दिन से अपना एक काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना करना चाह रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ओन बिजनेस एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस भी हो सकता है और एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस भी हो सकता है। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब सोल ट्रेडर बिजनेस, और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब एक कंपनी बिजनेस। तो बहरहाल वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो कुछ कंफ्यूज है। वो ओन बिजनेस तो करना चाह रहा है and is going to commence self-employment at the start of the fiscal year 23-24, but is unsure whether to run his business as a sole trader or to trade via a limited company. And if the company is there, the company name will be Amphibian Limited. वो एक अपना काम कारोबार तो करना चाह रहा है, लेकिन वो अनश्योर है कि क्या वो अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले या उस बिजनेस को एक कंपनी के तौर पे लेकर चले। और अगर कंपनी बनाई तो कंपनी का नाम होगा एम्फीबियन लिमिटेड। आगे बोला इन आइदर केस एंड टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, ये कंप्लीट 12 मंथ्स का टाइम है। ये जो बिजनेस ईयर एंड डेट है वही अकाउंटिंग एंड डेट है। 12 मंथ्स के लिए कह रहा है कि उसके जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होंगे, वैसे तो हमें टैक्स एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑल दीज विल बी द टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट्स। भले वो कह रहा है इन आइदर केस का मतलब कि भले वो इस बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले या उस बिजनेस को एज अ कंपनी बिजनेस लेकर चले, दोनों सिचुएशन में भले कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह से बिजनेस को रन किया जाए, बिजनेस के इन आइदर केस टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे 100,000। और कह रहे इस 100,000 में आपको शायद डायरेक्टर रिम्यूनरेशन मीन सैलरी और शायद क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी माइनस करवाना पड़े। लेकिन ये दोनों में से दोनों चीजें या दोनों में से कोई एक चीज आपको किस वक्त माइनस करवाने की जरूरत होगी, जब आप कंपनी वाला ऑप्शन सॉल्व करोगे। जब आप ऑप्शन टू सॉल्व करोगे तो उस वक्त शायद आपको कुछ जगहों पे ये डायरेक्टर सैलरी माइनस करवानी पड़े, या कुछ जगहों पे आपको ये एनआईसी माइनस करवाना पड़े। लेकिन व्हेन यू वुड बी यूजिंग द ऑप्शन टू, जब आप एक कंपनी बिजनेस के बारे में बात करोगे, तो आपको शायद ये 1 लाख में से ये दोनों में से कोई एक चीज माइनस करवानी पड़े। होप कि आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। मैं समराइज भी कर देता हूँ, फिर हम फौरन से इसकी डिस्कशन करते हैं। एक पर्सन है, वो पर्सन चाह रहा है कि वो पर्सन ये चाह रहा है कि वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करे, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास उसको समझ नहीं आ रही कि उस बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर लेकर चले या कंपनी के तौर पे चले। तो हम उसको डिसाइड करके बताएंगे। बेसिकली हम क्या डिसाइड करके बताएंगे, हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। हम करंट सिचुएशन में रहते हुए हम ये देखेंगे कि यार इसकी टैक्स लायबिलिटी कौन से ऑप्शन में कम बनती है, कि हम ये डिसाइड जो हमने करना है ना, हम ये देखेंगे कि इसकी टैक्स कॉस्ट किस ऑप्शन में कम बनती है, वो ऑप्शन इसके लिए बेहतर होगा। अब हमें बेसिकली सवाल में 4 आंसर्स आएंगे हमारे। इस सवाल में 4 वैल्यूज आएंगी, उन चारों में से जो कम होगा वो इस पर्सन के लिए बेहतर है, जहां पे सबसे कम टैक्स कॉस्ट बनेगी। वो 4 आंसर कैसे, एक तो सोल ट्रेडर वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी एक अमाउंट, और 3 कंपनीज की वैल्यू आएंगी। 3 ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस है ना, तो इन चारों में से जो आपकी कम वैल्यू होगी तो वो इस पर्सन के लिए एक फिजिबल ऑप्शन होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम पहला को सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑप्शन वन की हमारे पास सामने हेडिंग है, और एंड वी नो कि अगर इस ऑप्शन वन एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस को रन किया जाए तो सबसे पहले बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। फिर एक सोल ट्रेडर पर्सन को क्लास टू एनआईसी भी देना पड़ता है।
एट द सेम टाइम एक इंडिविजुअल पर्सन को क्लास 4 एनआईसी भी देना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें आपके पास आएगा टोटल टैक्स कॉस्ट। टोटल टैक्स कॉस्ट अगर इस बिजनेस को इस ऑप्शन में लेकर चला जाए, सो द टोटल टैक्स कॉस्ट विल बी द सम ऑफ दीज थ्री। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू प्लीज क्विकली कैलकुलेट। ये अमाउंट आपके सामने 1 लाख का प्रॉफिट है, तो सोचो एक पर्सन जिसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो उसकी इनकम टैक्स क्या होगा, उसके ऊपर क्लास 2 एनआईसी कितना होगा, उसके ऊपर क्लास 4 एनआईसी कितना होगा, ये तमाम चीजें आप लोग कैलकुलेट करें। हमें पता है कि एक पर्सन के लिए ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी, एक उसके ऊपर क्लास 2, और फिर उसके ऊपर ये क्लास 4 एनआईसी। ये तीन चीजें जरा जल्दी से देखो, आपको आती है नहीं आती, जल्दी से जरा कैलकुलेट करके देखें कि क्या चीज आ रही है। ऑलराइट, तो हम क्विकली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पर्सन को जो इनकम मिली है, दैट इनकम इज बेसिकली द ट्रेडिंग इनकम। तो अगर वो इस ऑप्शन में बोला था ना कि अगर अपना बिजनेस शुरू करे, भले वो एज अ सोल ट्रेडर शुरू करे या एज अ कंपनी शुरू करे, तो उसके प्रॉफिट 1 लाख ही होंगे। तो अगर एक पर्सन है जिसको 1 लाख के प्रॉफिट मिले, तो वो सबसे पहले उसकी इनकम शीट में नॉन सेविंग के कॉलम में जाएंगे। उसको ट्रेडिंग इनकम मिली है, ट्रेडिंग इनकम 1 लाख की है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इनकम, यही उसके लिए टोटल बन जाएगी। और 1 लाख की अगर टोटल इनकम है, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी माइनस होता है, माइनस होने के बाद नेट इनकम आती है। नेट इनकम भी 1 लाख आ गई। ये एएनआई वगैरह की वर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन हाउस की टेपरिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल पर्सन हाउस की टेपरिंग जरूरी नहीं है। हमने कहा कि इसमें से अब पर्सनल अलाउंस माइनस कर दो। 12570 का अगर पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें, सो द टैक्सेबल इनकम फॉर दिस पर्सन इज कैलकुलेटेड एज 87430। अब हमें अगली चीज भी पता है कि बेसिक बैंड लिमिट तक इसकी नॉन सेविंग के कॉलम में जो टैक्सेबल इनकम आती है, उस पर तो एग्जम्पशन तो वैसे ही नहीं मिलती। इस पे नहीं मिलती एग्जामेशन, तो बाकी जो आपकी अमाउंट है वो 20% पे टैक्स होगी। 7540 फर्स्ट बैंड लिमिट एंड हुई, तो डिफरेंस बचा 87430 में से 37700 माइनस करो, तो अमाउंट डिफरेंस आ रहा है 49730, और इस पे टैक्स रेट लगेगा 40%, तो अमाउंट होगी 19892। अगर आप इन दोनों को एडअप कर लें, 19892 प्लस 7540, तो 27432, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। 27,432। होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। क्लास 2 एनआईसी फिक्स अमाउंट का है। अगर प्रॉफिट आपका ये पड़ा हुआ है 12570 से ज्यादा का प्रॉफिट है, तो आपका क्लास 2 एनआईसी पे होगा। तो हमने कहा क्लास 2 एनआईसी के लिए टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 100,000 इज मोर देन 12570, तब क्लास 2 ने तो कैलकुलेट होना ही होना है। देखो, ये लिमिट्स के अकॉर्डिंगली तो पे नहीं होता, लेकिन इसकी पेमेंट करने के लिए एक शर्त ये है कि आपका जो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो किससे ज्यादा हो। एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, तो हमने कहा टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 100,000 इज मोर देन 12570। तो इसकी वजह से हमने कहा सो क्लास 2 एनआईसी इज पेबल। इफ इट इज पेबल, तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड एट 3.45 पर वीक के हिसाब से। 3.45 पर वीक के हिसाब से, तो साल में 52 वीक्स होते हैं, तो ये अमाउंट मेरे पास आ रही है 179। 179 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्लास 4 एनआईसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। क्लास 4 एनआईसी के लिए भी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में से शुरू के प्रॉफिट तक नील, फिर इस लिमिट के बिटवीन 9%, फिर 2%। तो हमने कहा क्लास 4 एनआईसी भी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इसमें है 1 लाख के। अक्सर बच्चे यहाँ पे बताओ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो टैक्सेबल इनकम को यहाँ प्लेस कर देते हैं। अगर आप ये करोगे तो गलती करोगे। क्लास 4 एनआईसी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे आता है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है 100,000 के, ट्रेडिंग इनकम है 100,000 की। तो अगर आपने 87430 यहाँ पे रख दिया, तो आपने मिस्टेक की। आपने ऐसी मिस्टेक अगर कहीं हुई है, तो आपने दोबारा से नहीं करनी, क्योंकि ये आपका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट 100,000, तो उसकी बेस पे आपका ये क्लास 4 एनआईसी कैलकुलेट होना है। अब हमने कहा होगा कैसे, जरा यहाँ पे देखते हैं। हमें लिमिट्स मालूम है कि 1 से लेकर 12570 तक
इतने अमाउंट तक आपका जो एनआईसी है दैट विल बी नील, तो ये आपके पास नील आ गया। फिर आपने कहा 12571 से लेकर 50270 तक की रेंज में अमाउंट आ रही है 37,700, इस 37,700 तक दैट विल बी एट 9%, तो ये अमाउंट आ रही है 3393। और उसके बाद 50271 से लेकर 100,000 तक जो टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट था 49730 की अमाउंट आ रही है। इस 49730 पे आपके पास 2% आएगा, और इन सबको सम अप करके आपने टोटल अमाउंट कैलकुलेट की, एंड यहाँ पे 49730 इंटू 2% दैट इज 995। इस सबको आपने एडअप किया तो आपके पास अमाउंट आ गई 4388। तो दैट इज योर क्लास 4 एनआईसी 4388। मैंने इसको भी यहाँ पे प्लेस किया। इन सब का सम अप बता दोगे कि अगर ऑप्शन वन में अगर एज अ सोल ट्रेडर काम करोगे तो आपको टोटल टैक्स कॉस्ट का मतलब कि इसमें इनकम टैक्स और एनआईसी दोनों तरह की शामिल है। इसमें आईटीएल भी है, इसमें एनआईसीज भी हैं, राइट। तो ये टोटल टैक्स कॉस्ट इस सिचुएशन में आपके पास, कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज द टोटल अमाउंट? जी जल्दी से बताएंगे कि क्या अमाउंट आ रही है टोटल आपकी। ओके 31,999, तो मैं इसको अराउंड राउंड ऑफ करके आसानी के लिए लिख देता हूँ 32,000। तो याद रखना कि अगर ये पर्सन इस बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर रन करेगा तो इसके लिए इनकम टैक्स और एनआईसीज, तो सर आपने ये वाला क्यों नहीं कैलकुलेट किया? तो भाई हम ऑप्शन वन देख रहे थे, ऑप्शन वन सोल ट्रेडर बिजनेस है, उसमें ये नहीं आ सकता, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं आ सकता। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज की टैक्सेशन होती है, जबकि ऑप्शन वन में हम सोल ट्रेडर बिजनेस को देख रहे थे। इसी तरह जब मैं ऑप्शन टू देखूंगा, जब मैं कंपनी की बात करूंगा, तो वहां पे इनकम टैक्स नहीं आएगा, वहां पे ये दोनों बातें हो रही होंगी, राइट। तो हमने कहा कि अंडर दिस ऑप्शन वन टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी 32,000। होप यू आर क्लियर ऑन दिस, राइट। अब हम आगे बात करें कि अगर वो कह रहा था कि अगर इसी बिजनेस को एज अ कंपनी स्टार्ट करे और कंपनी में ये तीन डिफरेंट तरीके से अपने प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है और हर एक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन देन। तो अब हम यहाँ ऑप्शन टू की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन टू में जरा देखो क्या कह रहा है कि ट्रेड वाया अ लिमिटेड कंपनी, लेकिन इसमें फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम एम्फीबियन लिमिटेड, कि वो खुद को यहाँ से जो प्रॉफिट देना चाह रहा है वो एक डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के तौर पे पैसा निकालना चाह रहा है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का मतलब कि वो खुद को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम देना चाह रहा है। अब याद रखना बच्चों कि जब आप अपनी ही कंपनी से पैसा निकालोगे इस फॉर्म में, तो सिर्फ आपके लिए इम्प्लीकेशन नहीं होंगी, आपकी कंपनी के लिए भी होंगी। इस पर्सन की अलग टैक्सेशन होगी, उसकी कंपनी की टैक्सेशन अलग होगी। तो जब कभी इस तरह का सिनेरियो आए तो आपने फौरन से एक चीज पहले अपने पास नोट करनी है। आपने अपने पास नोट करनी है कि अब आप अपनी ही कंपनी से कुछ पैसा निकालने लगे हो, तो अब आप एक इंडिविजुअल पर्सन की हैसियत से अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी दोगे और अपना एनआईसी दोगे। वो कंपनी भी आप ही की बनाई हुई है, उस बनाई हुई कंपनी के ऊपर भी तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आएगी, उस कंपनी के ऊपर भी तो एनएसीज आएंगे। अब याद रखना कि जब हम ऑप्शन नंबर टू में भले फर्स्ट अप्रोच सॉल्व करें, इसमें रहते हुए हम सेकंड अप्रोच सॉल्व करें या थर्ड अप्रोच सॉल्व करें, इन एवरी केस आपके पास ये 6 तरह की वैल्यूज कैलकुलेट होनी है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ने अपना कुछ पैसा कंपनी से निकाला तो उसकी अपनी टैक्सेशन होगी, और उसी की अपनी बनाई हुई कंपनी है तो कंपनी की अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटीज आती हैं। इन ऑप्शन नंबर टू में रहते हुए हम इन वैल्यूज को एडअप करते हुए, इन 4 तरह की वैल्यूज को एडअप करते हुए इसको नाम देंगे टोटल टैक्स कॉस्ट का, कि इस ऑप्शन में टोटल टैक्स कॉस्ट कितनी आएगी, और हम हर ऑल्टरनेटिव को सॉल्व करते हुए टोटल टैक्स कॉस्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर, यहाँ पे टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एज अ कंपनी बट एक्सट्रैक्टिंग फंड्स इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, और यही तमाम चीजें नेक्स्ट दो ऑप्शंस के लिए भी रेप्लिकेट होंगी। अब मुझे एक चीज मालूम चल गई यहाँ पे कि मेरे प्यारों के यहाँ पे अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन की टैक्सेशन भी होनी है, कंपनी की बात करूं तो कंपनी की टैक्सेशन भी होनी है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं आगे दो कॉलम्स बना लेता हूं। मैंने कहा एक में हम कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे और एक में हम पर्सन से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड हेडिंग मार्क की और यहाँ पे हमने पर्सन से रिलेटेड हेडिंग मार्क की।
अब जरा ऑप्शन को पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, इसमें स्टोरी दे क्या रहा है कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अप्रोच में ये चाह क्या रहा है। देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा था एंटायर प्रॉफिट्स विल बी विड्रॉन एज डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। कौन सा प्रॉफिट? जो कंपनी पहले अपना एनआईसी देगी, एनआईसी देने के बाद कंपनी ने इतना एनआईसी देना एम्प्लॉयर के नाम पे, वो देने के बाद बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उस पूरे प्रॉफिट को ये पर्सन अपने लिए सैलरी के तौर पे विड्रॉ कर लेगा। अब आपने अपनी ही कंपनी बनाई थी, उसमें आपकी कंपनी आपके नाम पे पहले एनआईसी देगी और बाकी जो अमाउंट बच जाएगी प्रॉफिट में से वो पूरी की पूरी अमाउंट उठा के आपको सैलरी के तौर पे दे देगी, यानी कि कंपनी के पास बचेगा जीरो। कंपनी के पास बचेगा जीरो। फिर आगे क्या बोल रहा है, एम्फीबियन लिमिटेड इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनआईसी एनुअल अलाउंस, एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो हमें पता है कि वो जो 5000 का एनुअल अलाउंस है, एम्प्लॉयर अलाउंस है, क्लास वन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तो वो दो सिचुएशन में नहीं मिलता। जब देर इज सोल एम्प्लॉय इन द कंपनी, और नंबर टू जब पिछले साल के एनआईसी की अमाउंट, ये कंपनी के एनआईसी है क्लास वन, ये बात सुनो, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन इज पार्ट ऑफ सैलरी। सैलरी पार्ट होती है ग्रॉस कैश अर्निंग का। ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉय भी एनआईसी देता है और इस ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉयर भी एनआईसी देता है। तो ये जो एम्प्लॉयर इस ग्रॉस कैश अर्निंग पे एनआईसी देगा, ये डायरेक्टली आपको बताया हुआ है कैलकुलेट करके 12544। ये बात आगे समझ में? इज दिस थिंग क्लियर? अब यहां पे अगर मैं कंपनी के बारे में सॉल्व करने जाऊं तो मैं एक दो बातें तो पहले लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स पीछे लिखा हुआ था कि इन आइदर केस कंपनी के प्रॉफिट्स 100,000 ही होंगे, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट 100,000 ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100,000 आर द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। इसमें से सैलरी, बाय द वे अगर कंपनी के 1 लाख के प्रॉफिट्स हैं, उसमें से अगर कंपनी ने 12544 का एनआईसी देना है 12,544 का, तो बाकी अमाउंट बचेगी कितनी? 87456 की अमाउंट बचेगी। इस अमाउंट को एज सैलरी वो अपने लिए ले जाएगा घर पे। तो कंपनी ने 1 लाख के प्रॉफिट में से 87,450 की सैलरी दी, और इसी सैलरी पे क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी भी दिया। और वो क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी भी सवाल में दिया हुआ है 12544 का। 1 लाख तो यही निपट गया, बाकी प्रॉफिट्स कुछ बचे ही नहीं, कंपनी के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं प्रॉफिट। तो जब कुछ प्रॉफिट ही नहीं छोड़ा तो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट बेशक वो 19% हो या 25% हो, डोंट नो कि क्या है, फिलहाल को प्रॉफिट नहीं है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। तो आप कंपनी से रिलेटेड दोनों बातों का जवाब दे सकते हो। आप बोलोगे कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आ गई जीरो, क्योंकि कंपनी के पास नील प्रॉफिट है, नील कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज वही 1 लाख इन दो सूरतों में एम्प्लॉय को बांट दिया। एक ही एम्प्लॉय था, उसकी अपनी कंपनी थी, उसने खुद बड़ी टेक्निकली अपनी ही कंपनी से खुद थोड़ा सा खुद को सैलरी दी और अपनी ही कंपनी से जो एचएमआरसी को एनआईसी देना था वो दिया। कंपनी के अंदर कुछ प्रॉफिट्स ही नहीं छोड़े, और जब कंपनी के अंदर कुछ प्रॉफिट्स नहीं छोड़े तो कंपनी का कोई टैक्स भी नहीं बना। कंपनी ने जो एनआईसी दिया वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12544 का। ये तो होगी कंपनी की टैक्सेशन। अब बात करते हैं पर्सन की। तो कैन यू प्लीज कैलकुलेट द थिंग्स फॉर पर्सन। अब अगर आप एक चीज समझो यहाँ पे, बिल्कुल, अब देखो हमने पर्सन के लिए कहा था, अब देखो अब आपने खुद को एक सैलरी दी ना, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, वो खुद को एम्प्लॉयमेंट इनकम के तौर पे उसने कितना पैसा दिया? 87450। अब हमने कहा पर्सन के लिए अब एक सैलरी मिली, इसको एक एम्प्लॉयमेंट इनकम मिली, और वो एम्प्लॉयमेंट इनकम है 87450 की। ये इसके लिए सैलरी है। सैलरी इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, और ये ग्रॉस कैश अर्निंग भी है। एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी, और ये ग्रॉस कैश अर्निंग भी है। तो अब इस पर्सन के लिए ये अमाउंट कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो यकीनन नॉन सेविंग के कॉलम में रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट इनकम मिली 87450 की। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इनकम, यही इसके लिए टोटल बन जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, यही इसके लिए नेट इनकम बनेगी। उसमें से अगर आप लेस करवा दोगे पर्सनल अलाउंस, तो पर्सनल अलाउंस भी पूरा 12570 का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो
टेपरिंग ऑफ पर्सन अलाउंस की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ANI वगैरह इज लेस देन 100,000. After this, taxable income will be, for this person, the taxable income will be 74,886. And we know one thing, that is taxable income पे अब जब टैक्स रेट लगेंगे तो 37,700 पे लगेगा 20% का टैक्स, दैट विल बी 7,540. और डिफरेंस जो आएगा वो 37,186 आएगा. और इस डिफरेंस पे हाई रेट ऑफ टैक्स पे लगेगा 40%, दैट अमाउंट विल बी 14,874. अब 14,874 प्लस 7,540, तो आपके पास 22,414 इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी. तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया 22,414 इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी. अब हमें पता है कि सैलरी के ऊपर, सैलरी पे टैक्स के साथ साथ NICs भी लगते हैं. और पर्सन की, ये तो ITL हमने कहा, और हमने कहा इस सैलरी पे अब हमने कहा एम्प्लॉय वाला प्राइमरी, क्लास 1 प्राइमरी NIC भी तो कैलकुलेट होगा. ग्रॉस कैश अर्निंग आपको दी हुई है 87,450 की. अगर आपको लिमिट्स भूल गई हैं तो टैक्सेशन अलाउंसेस में गिवन होता है. आप क्लास 1 एम्प्लॉय वाली स्टोरी देखो यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. अगर ग्रॉस कैश अर्निंग 12,570 तक है, कुछ नहीं. 12,570 से 50,270 के इन बिटवीन है तो 12% NIC क्लास 1 एम्प्लॉय की बात करें. और अगर इससे ज्यादा की अमाउंट है तो उससे ज्यादा पे आपके पास ये कैलकुलेट होगा 2% पे. तो अगर इस चीज को आप माइंड में रखते हुए आप इस पे निकालना शुरू करोगे, तो यू वुड बी राइटिंग एज 12,570 के अमाउंट तक कोई NIC नहीं रहेगा, इनटू नील इज इक्वल टू नील. और अगली जो लिमिट है 12,571 से लेकर आपके पास जो अगली लिमिट है दैट इज 50,270 तक, इतने अमाउंट तक आपका अमाउंट बनेगा 37,700. और 37,700 की अमाउंट तक इसके इन बिटवीन आपकी जो अमाउंट पड़ेगी 37,700, इतनी अमाउंट तक आपका NIC कैलकुलेट होगा 12% पे. और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 4,524. और अगर मैं इससे भी आगे बढ़ूं, मैं बोलूंगा 50,271 से लेकर अब आपकी ग्रॉस कैश अर्निंग थी इस सवाल में 87,450. तो आप बोलोगे कि इन दो के दरमियान 87,450 के दरमियान जो अमाउंट आ रही है दैट इज 37,186. इतनी अमाउंट तक NIC आएगा 2% पे 744. अगर आप इन तीनों वैल्यूज को एडअप कर दोगे यू विल गेट द टोटल NIC एज 5268. तो आपने ये 5268 का NIC कैलकुलेट किया इन रेंजेस में. बिल्कुल सही आपकी वैल्यू. तो मैं इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देता हूँ 5268. अब आप देखो, अगर वो कंपनी बनाकर अपना बिजनेस करता और कंपनी से खुद को देता सैलरी, तो इसके साथ फिर क्या होना था, उस सैलरी के मिलने की वजह से इसकी अपनी ITL, इसका अपना NIC, इसकी कंपनी के कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, इसकी कंपनी का NIC. तो ये इन तो चार चीजों का सब सम अप करके अगर आप देखो यहाँ पे, कैन यू प्लीज टेल मी द टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस ऑप्शन. कैन यू प्लीज टेल द टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस सिचुएशन विल बी द सम ऑफ दीज थ्री. क्या अमाउंट आ रही है? 22,414 plus 5268 plus 12544. Can please check? 40226. Thank you. 40226 40,226 की. इसमें पर्सन की भी टैक्स लायबिलिटीज, पर्सन के NICs, कंपनी की टैक्स लायबिलिटीज, कंपनी के NICs, तमाम चीजें एडअप होके, क्योंकि कंपनी भी तो इसी की बनाई हुई है, तो इसकी वजह से ये तमाम चीजें, चार वैल्यूज अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट की. दैट्स फॉर द फर्स्ट अप्रोच. अब देखो सेकंड अप्रोच क्या है. सेकंड अप्रोच जरा पढ़ते हैं हमारे पास. कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब ये पर्सन काम करेगा ना, सेकंड अप्रोच क्या ले रही है कि वो अपने इसी बिजनेस, कंपनी बिजनेस से, जो एम्फीबियन लिमिटेड इसने कंपनी का नाम रखा, उसमें से देगा खुद को डिविडेंड्स, उसमें से देगा खुद को डिविडेंड्स. और इसमें जरा पढ़ते हैं, ये पर्सन के लिए डिविडेंड इनकम होगी और
और इसमें बोला द एंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स। नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि पहले प्रॉफिट्स पे टैक्स होगा, टैक्स देने के बाद बाकी जो बचे हुए प्रॉफिट्स होंगे वो पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को ये विड्रॉ करेगा एज डिविडेंड्स। और आफ्टर अलाउइंग फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, जी नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि पहले प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाएगा और बाकी बचे हुए प्रॉफिट जितने भी होंगे उनको ये एज डिविडेंड के तौर पे घर ले जाएगा। तो हमने कहा ये अब अगेन मैंने आपको गाइड किया कि अब यहाँ पे क्या काम होना है। सबसे पहले आप पर्सन के दो चीजें निकालोगे, पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी, पर्सन क्या एनआईसी, क्योंकि पर्सन अब अपने आप को खुद को यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है, इसके लिए इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो इसकी अपनी टैक्स लायबिलिटीज तो आएंगी आएंगी। साथ में देखो क्या डिविडेंड रिसीव करने पे कोई एनआईसी आता है? मेरा ख्याल है कि डिविडेंड रिसीव करने पे कोई एनआईसी नहीं आता। एट द सेम टाइम इसने अपनी कंपनी से कंपनी बनाई थी, तो कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी और कंपनी के एनआईसी। और मेरा ख्याल है कि कंपनी को यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखा था कि पर्सन डज नॉट पे एनी डिविडेंड रिसीव्ड एंड कंपनी डज नॉट पे एनी एनआईसी ऑन द डिविडेंड्स पेड। तो दोनों के लिए यहाँ पे कोई डिविडेंड्स है ना, वो खुद को जो यहाँ पे दे रहा है वो खुद को डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड मिलने या डिविडेंड पे करने पे दोनों पर्सन्स के लिए, बेशक वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, एनआईसीस तो कुछ नहीं आते। तो इफेक्टिवली हमारे पास यहाँ पे करने के लिए बचा क्या? वो हम जो यहाँ पे करने जा रहे हैं, अगेन हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एंड पर्सन। तो हमें कंपनी के लिए जो उसकी बनाई हुई कंपनी है उसके लिए कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना है और पर्सन के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटीज निकालनी है। तो जरा करो, जरा सॉल्व करो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अच्छा चलो मैं और थोड़ा सा डिटेल से चलता हूँ। ट्रेडिंग इनकम कंपनी की किसी भी सिचुएशन में अज्यूम करने का बोला 1 लाख है, कोई और इनकम नहीं है, तो यही कंपनी के लिए टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स बने। टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स बने 1 लाख के। फिर इसमें हम यकीनन ऐड करते हैं डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द नॉन एसोसिएटेड कंपनीज, फ्रैंक इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं है। तो इस कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स बने, ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स भी 1 लाख के हो गए। फिर अगली बात सोचो, ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स, ये 1 लाख की अमाउंट जो है ये ज्यादा है लोअर लिमिट से। इज दिस अमाउंट इज मोर देन लोअर लिमिट ऑफ 50,000 बट लेस देन अपर लिमिट ऑफ 250,000। तो जब भी कभी हम ऐसी बात लिखते हैं उसका मतलब क्या है कि जब आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स लोअर लिमिट से ज्यादा हो, अपर लिमिट से कम हो, तो फिर इस वक्त होता क्या है, आपके ऊपर टैक्स रेट तो 25% लगता है, बट एंड मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। जब ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स इन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट हो, 25% का रेट लगता है लेकिन मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। तो अब यहाँ पे जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स है, जब आप यहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं 25% पे टैक्स होना है। 25% ऑफ व्हाट? टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। तो ये टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स 1 लाख के हैं। ऑल्दो इसमें टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स और ऑगमेंटेड प्रॉफिट बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे आपने टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर ये दोनों अमाउंट डिफरेंट होंगी तो आप टीटीपी लेंगे। तो आप 1 लाख पे जब ये टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स पे 25% मल्टीप्लाई करवाएंगे, यू विल गेट द टैक्स लायबिलिटी एज 25,000। लेकिन at the same time you will be deducting the marginal relief, and marginal relief is calculated as upper limit of 250,000 minus the augmented profits of 100,000 into standard fraction of 3 upon 200। तो ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 3 अपॉन 200 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद फर्दर आप क्या बोलोगे? टैक्सेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑगमेंटेड प्रॉफिट। टैक्सेबल भी 100,000 के हैं और ऑगमेंटेड भी 100,000 के हैं, तो ये तो आपके पास इफेक्टिवली 1 आ जाएगा। तो 250 माइनस 100,000 and into 3 upon 200 into 100 upon 100, so that's giving us a value of 2250। कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हुआ मार्जिनल रिलीफ, तो नेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी इज 22750। अब देखो यहाँ पे 22,750 आपका आ गया, अल्लाह भला करे, नेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। तो लेट मी राइट दिस अमाउंट हियर 22750। अब अगली बात समझो,
कंपनी का प्रॉफिट था 1 लाख, कंपनी ने उस 1 लाख में से 22750 का दिया टैक्स। कंपनी का प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें से ये बना टैक्स, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है? तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है ना वो है 77250। ये 77250 पर्सन के लिए, ये इसने बेसिकली डिविडेंड के तौर पे पर्सन ने खुद को दे दिया। ये बात क्लियर हो रही है भाई? अब हमने कहा था ना यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स, तो पहले आपने प्रॉफिट पे टैक्सेशन की, टैक्सेशन होने के बाद ये आ गया टैक्स। अब आपने कहा बचा हुआ प्रॉफिट है कितना, तो टोटल प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया तो 77250 का प्रॉफिट बचा हुआ है। इसके बारे में बात करा था कि इसी प्रॉफिट को ये खुद को डिविडेंड के तौर पे दे देगा, तो हमने दे दिया पर्सन को डिविडेंड। अब इस पर्सन के लिए ये डिविडेंड के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अगर इनकम शीट बनेगी, ये डिविडेंड के कॉलम में डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होगी 77250। यही इस पर्सन के लिए टोटल है और यही इस पर्सन के लिए नेट है। अगर इसमें से पर्सनल अलाउंस ऑफ 12570 माइनस किया जाए तो फाइनली वी विल गेट द टैक्सेबल इनकम एज 64680। अब इस 64680 की ये डिविडेंड इनकम है, इस पे टैक्सेशन के लिए आप तीन चीजें सोचोगे। सोचो क्या? कि अब डिविडेंड इनकम कॉलम में ये टैक्सेबल इनकम पड़ी है, इसमें से 1000 तो हो जाएगा एग्जम्प्ट, डिविडेंड एग्जम्पशन है। जो अमाउंट एग्जम्प्ट हुई वो 0% पे टैक्स हुई, 0 आ गया। फिर हमें एक और चीज भी मालूम है कि जो बेसिक रेट बैंड है, अब इसमें कोई और इनकम तो नहीं है, तो बेसिक रेट बैंड सबसे पहले ये कम होगा डिविडेंड की एग्जम्पशन से, और आफ्टर दिस बैंड में जगह होगी 36,700। तो हमने कहा 36,700 ये बेसिक रेट बैंड में चला गया। तो बेसिक रेट बैंड में जो डिविडेंड गया उस पर टैक्स रेट लगेगा 8.75%। तो 36,700 का 8.75% ले लो तो आपके पास आ जाएगा 3211। और इसके बाद आपने कहा कि दैट वाज अ टोटल डिविडेंड टैक्सेबल डिविडेंड इनकम फ्रॉम विच 1000 इज एग्जाम्प्ट, 36,700 इज फॉलिंग इन बेसिक रेट। तो डिफरेंस बचा कितना? तो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 26980, एंड दिस 26980 इज फॉलिंग इन हाई रेट बैंड, और डिविडेंड का हाई रेट बैंड में टैक्स रेट होता है 33.75%। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा लोगे 9106 की अमाउंट आ गई। अब इन तीन वैल्यूज का जो सम है, ये तीन अमाउंट्स का जो सम है दैट इज टोटल 12317। तो 12317 इस पर्सन का इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गया, और ये अमाउंट एज डिविडेंड के तौर पे रिसीव करने पे, अगर ये पर्सन को डिविडेंड मिला तो नो एनआईसी ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड, नो एनआईसी ऑन डिविडेंड रिसीव, तो इसलिए यहाँ पे जीरो था। इस तरह नो एनआईसी ऑन द डिविडेंड पेड, जिस कंपनी ने पे किया उसके लिए कोई डिविडेंड, कोई एनआईसी नहीं है डिविडेंड के पे करने पे। और जिस पर्सन ने ये डिविडेंड रिसीव किया, उस डिविडेंड इनकम के रिसीव करने पे उस पर्सन के लिए किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। कैन यू प्लीज क्विकली कैलकुलेट टोटल टैक्स कॉस्ट, total tax cost of doing business in this situation? Total tax cost, can you please identify the total amount, the sum of all these two values? I'm looking towards the chat box to get your answer. D 35067, 35067, 35,000। अभी तक हमने तीन ऑप्शन सॉल्व किए। एक तो सोल ट्रेडर वाला, वहां पे अमाउंट आ रही थी 32,000। फिर कंपनी जहां से खुद को कंपनी के तौर पे बना के काम कर रहा था और खुद को सैलरी दे रहा था, यहाँ पे अमाउंट आ रही थी 40,000, यहाँ अभी तक सबसे ज्यादा है। और ये टोटल टैक्स कॉस्ट जहाँ पे इसने कम बनाई तो कंपनी, लेकिन खुद को डिविडेंड दिया, तो इस सिचुएशन में इसकी कंपनी की और इस पर्सन की दोनों की तमाम चीजें एडअप करके हम पहुंचे 35,067 तक। होप कि यहां तक आपको बात आई होगी समझ में। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ऑल्टरनेटिव की। अब देखो थर्ड और पहले ऑल्टरनेटिव क्या था, ये खुद को दे रहा था सिर्फ सैलरी, और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या, ये खुद को दे रहा था सिर्फ डिविडेंड। अब थर्ड ऑल्टरनेटिव में हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं कंपनी के तौर पे ऑपरेट करूं, और अगर मैं खुद को यहाँ पे थर्ड अप्रोच ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दी एम्फीबियन लिमिटेड, कि मैं अपनी कंपनी से मैं अब जरा मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज के तौर पे कुछ चीजें निकालूं। मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो खुद को कुछ चीजें एम्प्लॉयमेंट इनकम के फॉर्म में देगा और कुछ चीजें डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकालेगा अपने ही कंपनी से। तो अब हमने कहा भले कोई भी सिचुएशन हो, अपनी कंपनी पर्सन है उसकी अपनी टैक्स लायबिलिटीज आएंगी, और उसी की कंपनी है उसकी कंपनी की भी टैक्स लायबिलिटीज आएंगी। तो जरा देखते हैं यहाँ पे
इस सिचुएशन में रहते हुए पर्सन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं और उसकी कंपनी की इम्प्लीकेशंस क्या होती है। मैंने हेडिंग पहले वही मार्क की। मैंने कहा इस सिचुएशन में भी पर्सन की आईटीएल आएगी, पर्सन के एनआईसीज होंगे और उसके अलावा उसकी बनाई गई कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी होगी सीटीएल, और उसकी कंपनी के एनआईसीज। यहां भी ये चार वैल्यूज एड अप होके आपके पास टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। यहाँ भी टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। तो वंस वी गेट दिस वैल्यू देन हम कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे इस पर्सन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। अब यहाँ पे सिनेरियो खुद पढ़ो और खुद एक दफा सॉल्व करो इसको जल्दी से। अब देखो कह रहे कि एन विल पे हिमसेल्फ ग्रॉस डायरेक्ट। देखो मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज का मतलब क्या, वो पैसा ना सिर्फ अब एम्प्लॉयमेंट इनकम की फॉर्म में निकालेगा, ना सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में, बल्कि मिक्स पैकेज के तौर पे निकालेगा। और उस मिक्स पैकेज में बोल रहा है कि वो सबसे पहले तो वो पर्सन खुद को एक डायरेक्टर रिम्यूनरेशन देगा 8,000 की, और डिविडेंड देगा 50,000। जब भी तो कह रहा था मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज में कुछ वो खुद को पैसा सैलरी की फॉर्म में देगा, कुछ डिविडेंड्स के फॉर्म में देगा। फिर आगे बोला एम्फीबियन लिमिटेड विल मेक अ पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 इनटू अ कंपनीज ऑक्यूपेशनल कंपनीज पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉयर्स की पेंशन स्कीम को ओपीसी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम में याद हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम पढ़ते हैं ओपीसी। ओपीसी में अगर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है तो ये एक डिडक्शन है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। और अगर इसी ओपीसी में एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा एम्प्लॉय के नाम पे डाला, तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के नाम पे जो पैसा डाला दैट इज एग्जाम बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट इनकम में ओपीसी किसे कहते हैं। अगर एम्प्लॉयर किसी भी तरह का कोई पेंशन फंड मेंटेन करता है, तो कंपनीज के जो पेंशन फंड्स होते हैं उसको ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑक्यूपेशनल पेंशन फंड्स कहा जाता है। और उन ऑक्यूपेशनल पेंशन फंड्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बोथ कैन बी कंट्रीब्यूट। अगर बोथ कैन कंट्रीब्यूट तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो एक डिडक्शन है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये जो लिखा है ना फ्रॉम ई आई या फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखा है, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी एन एग्जाम बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। और आगे बोल रहा है कि कंपनी एम्फीबियन लिमिटेड इसी की अपनी बनाएगी कंपनी में से ही खुद को एक 10,000 रुपए का पेंशन में कंट्रीब्यूट भी करवाएगा। और कह रहा है विद द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स रिमेनिंग अनड्रॉन विद इन द न्यू कंपनी। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिचुएशन को सॉल्व करने जाऊं, देखो मैं अगर मैं कंपनी को यहाँ पे सॉल्व करने जाऊं, तो मैं कुछ बातें सोचूंगा कि मुझे कंपनी के हिसाब से कुछ बातें सोचनी है। सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। अब जरा गौर कीजिएगा बात पे। कंपनी के प्रॉफिट्स आर 100,000। इन प्रॉफिट में से एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो ग्रॉस कैश अर्निंग दी है, सैलरी दी है, वो कंपनी के लिए यकीनन एक अलाउेबल एक्सपेंस है। 8,000 की सैलरी अगर कंपनी देगी 8,000 माइनस करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जरा सोचो, क्या इस सैलरी पे क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी नहीं आएगा? आएगा ना। हमें मालूम है कि अगर ग्रॉस कैश अर्निंग्स होती हैं तो आपका एम्प्लॉयर एनआईसी भी देता है। वो कौन सा एनआईसी होगा? क्लास वन ईआर मींस एम्प्लॉयर एनआईसी। मेरा आपको रुक के यहीं पे सवाल है, बताओ क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी कितना होगा? क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी कैलकुलेट होता है ग्रॉस कैश अर्निंग पे। और इस सवाल में ग्रॉस कैश अर्निंग कितनी एम्प्लॉय को दी जा रही है? 8,000। तो ग्रॉस कैश अर्निंग 8,000 है अगर, तो क्या इस सिचुएशन में कोई क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी आना चाहिए या नील रहेगा? नील रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप बोलोगे कि यार ये जो ग्रॉस कैश अर्निंग है ये तो 8,000 है, ये इस लिमिट के इन बिटवीन है। एम्प्लॉयर का क्लास वन एनआईसी उस वक्त कैलकुलेट होता है जब ये ग्रॉस कैश अर्निंग 9100 से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस कैश अर्निंग सैलरी तो दी जा रही है, ये तो इस 9100 से कम है, तो एम्प्लॉयर क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी नील होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई कि इसने बड़ी स्मार्टली ये वाली खुद को कम सैलरी रखी ताकि इस थ्रेशोल्ड से कम हो। ना सिर्फ एम्प्लॉयर बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉय का अपना भी एनआईसी नील आएगा। ये वाली बात अगर कंपनी के लिए नील एनआईसी आया है ना, ये एम्प्लॉय के लिए एनआईसी भी जीरो होगा। कंपनी के लिए रीजन तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कंपनी के लिए जो एनआईसी की एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन है उसके लिए जरूरी है कि वो ग्रॉस कैश अर्निंग 9100 से ज्यादा हो। लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्या जरूरी है?
एम्प्लॉय के लिए ग्रॉस कैश अर्निंग यहाँ पे फिर 8,000 है, लेकिन एम्प्लॉय अपना उस वक्त क्लास 1 एनएससी देगा जब ग्रॉस कैश अर्निंग 12570 से ज्यादा होगी। तो ये जो इस सवाल में सैलरी इज ग्रॉस कैश अर्निंग, सैलरी इज इन बिटवीन दिस लिमिट, तो एम्प्लॉय वुड आल्सो बी नॉट पेइंग एनी एनआईसी, तो ये यहाँ दोनों के लिए 0 0 लिख दिया। अब अगली बात समझो, इस ये जो कंपनी ने सैलरी दी, सैलरी तो एक अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन इस सैलरी पे कंपनी को किसी भी तरह का एम्प्लॉयर एनआईसी नहीं देना पड़ा। उसकी वजह ये है कि कंपनी ने जो ग्रॉस कैश अर्निंग है 8,000 है कंपनी के लिए, 9100 से कम है इसलिए नील, और यही एम्प्लॉय के लिए भी नील हो गया क्योंकि एम्प्लॉय का थ्रेशोल्ड है 12570, ये अमाउंट 9100 से भी कम है, 8,000 9100 से भी कम है, 8,000 12570 से भी कम है, तो इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एनआईसी दोनों यहाँ पे 0 0 लिख दिया हमने। अब अगली बात करते हैं। अब अगली चीज समझो कि कंपनी ने एम्फीबियन लिमिटेड के बारे में बोल रहा है, इसने 10,000 एम्प्लॉय के नाम पे ऑन बिहाफ ऑफ न्यूट, एक एम्प्लॉय है पर्सन इसके नाम पे, कंपनी ने जो ओपीसी किया, ओपीसी बाय ईआर, एम्प्लॉयर जो ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय के नाम पे पैसे डाले, वो कंपनी के लिए अलाउेबल डिडक्शन है। जिस तरह मैं कंपनी हूं, मैं अपने अपने एम्प्लॉयज आपको फॉर एग्जांपल सैलरी दूं, मेरे लिए डिडक्शन है। मैं उस सैलरी पे एनआईसी दूं, मेरे लिए डिडक्शन है। मैं आपके नाम पे ऑक्यूपेशनल पेंशन में कंट्रीब्यूट करूं, मेरे लिए अलाउड एक्सपेंस है। आपके लिए एग्जाम बेनिफिट, मेरे लिए अलाउड एक्सपेंस। तो ये माइनस कर दिया। ये दो चीजें माइनस होने के बाद इफेक्टिवली कंपनी के पास जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आए, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आ रहे हैं 82,000 के। कोई और तरह की इनकम नहीं है, तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स भी, अगर होता ना कंपनी के चार्जेबल गेन तो इधर ऐड होता, अगर होता कंपनी की इंटरेस्ट इनकम इसमें ऐड होती, अगर चार्जेबल गेन होते इसमें ऐड होते। ये कंपनी का फॉर्मेट याद है ना, तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम ऐड होके टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स तक जाते हैं। फिर इसमें फर्दर ऐड की जाती है फ्रैंक्ड इन्वेस्टमेंट इनकम। फ्रैंक्ड इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स आ गए, और ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स यहाँ पे आ गए 82,000 के। अब 82,000 के अगर ऑगमेंटेड प्रॉफिट है, लोअर एंड अपर लिमिट 50,000 और 2,50,000 है, 2.5 लाख और 50,000 है। और हमें पता है कि ये ऊपर एंड लोअर लिमिट दो वजह से कम होती हैं, जब अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम हो और जब आपकी नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी हो। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, अकाउंटिंग पीरियड पूरे 12 मंथ्स का चल रहा है, यहाँ से मालूम चला था। शुरू में बोला था कि ये आपकी बिजनेस स्टार्ट डेट है और ये बिजनेस एंड डेट है, तो अकाउंटिंग पीरियड पूरे 12 मंथ्स का है, और प्लस साथ में कोई एसोसिएटेड कंपनीज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वो जो लिमिट्स हैं वो प्रोरेट नहीं होंगी। और अब हमें आप ये भी देख लो कि दिस अमाउंट ऑफ ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स इज इन बिटवीन 250,000 एंड 250। दिस ऑगमेंट मैं लिख नहीं, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। हमने कहा ऑगमेंटेड प्रॉफिट ऑफ 82,000 इज मोर देन द लोअर लिमिट ऑफ 50,000, बट इट इज लेस देन द अपर लिमिट ऑफ 250,000। ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ टैक्स कितना लगना चाहिए, 25%, एंड मार्जिनल रिलीफ विल आल्सो बी अवेलेबल। तो अगर यहाँ पे 25% रेट ऑफ टैक्स लगना है और टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स आपके 82,000 है, तो 82,000 का अगर आप 25% कैलकुलेट करो, so that is giving us a value of 20,500। एट द सेम टाइम मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे माइनस कर देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, लेस एम आर, मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस 250,000 is the upper limit, minus 82,000 are the augmented profits, into the standard fraction of 3/200 into the 1/1। क्यों 1/1? बिकॉज टैक्सेबल डिवाइडेड बाय ऑगमेंटेड, अगर दोनों सेम है तो ये 1/1 आ जाएगा। तो ये आपके पास मार्जिनल रिलीफ आ गया 250 माइनस 82 इंटू 3/200, और ये आपके पास आ गया 2520। तो अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी में से ये मार्जिन रिलीफ 2520 का माइनस कर दोगे, सो द नेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी विल बी 20,500 में से 2520 माइनस करो तो ये आपके पास आ रहा है 17,980। तो 17,980 इज अ कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी है। अब आ जाते पर्सन की बात करते हैं। अब जब पर्सन की बात करनी तो आपने केयरफुली काम करना है। पर्सन आप खुद को दो चीजें दे रहा है। पर्सन ने खुद को सैलरी दी, अपनी कंपनी से खुद को सैलरी दी और खुद को अब कुछ डिविडेंड भी दिया। तब जब पर्सन की इनकम शीट बनेगी तो यहाँ पे आप एक कॉलम अपने पास लगाओगे नॉन सेविंग्स का, और एक आप कॉलम अपने पास लगाओगे अपने पास डिविडेंड्स का। पर्सन ने सैलरी इतनी कम दी 8,000 कि वो इस एनआईसी थ्रेशोल्ड से कम है। पर्सन ने जो खुद को सैलरी दी वो एम्प्लॉय एनआईसी के लिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा,
क्योंकि पर्सन ने जो खुद को सैलरी दी वो 8,000 की दी, इससे कम है तो पर्सन के लिए नील एनआईसी हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी के लिए हमने 2 तरह के कॉलम बनाए, एक नॉन सेविंग का, एक डिविडेंड का और एक टोटल का। अब जो इसने खुद को एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो आपके नॉन सेविंग में रिपोर्ट होगी 8,000, और जो डिविडेंड इनकम है वो आपके पास डिविडेंड के कॉलम में रिकॉर्ड होगी 50,000। 8,000 और 50,000 टोटल आपके पास सम बन गया। यही आपके लिए टोटल है। टोटल से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस होता है, नहीं है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट तो यही नेट इनकम की रो बन गई। तो आपके पास टोटल इनकम, नेट इनकम है 58,000। पर्सनल लॉस पूरा अवेल कर लोगे क्योंकि दिस अमाउंट इज लेस देन टोटल नेट इनकम ऑफ 58,000 इज लेस देन 100,000। जो एएनआई वगैरह की वर्किंग उसमें से आपने कहा कि टेपरिंग की जरूरत नहीं है, पर्सनल लॉस पूरा मिलेगा। अब पूरा पहले कॉलम से तो माइनस नहीं हो सकता, 12570 में से 8,000 यहाँ से माइनस किया तो बाकी 4570 अगले कॉलम से माइनस कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। हमने ये इनकम शीट में ये बात सीखी होती है। और उसके बाद यहाँ पे रहते हुए टैक्सेबल इनकम फॉर द फर्स्ट कॉलम इज निल एंड टैक्सेबल इनकम फॉर सेकंड कॉलम 45430, और लास्ट में टोटल में भी यही अमाउंट आ जाएगी 45430। अब टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन की बात के लिए मेरे पास एक ही कॉलम पड़ा हुआ है, दैट इज डिविडेंड की टैक्सेशन करनी हमने। इसकी टैक्सेशन के लिए हमने कहा यहाँ तो वैसे पहले कॉलम की इनकम नील है। इसकी टैक्सेशन के लिए हमने कहा कि अब नाउ दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू थ्री थिंग्स। वो थ्री थिंग्स क्या है? एक तो इसमें 1,000 की एग्जम्पशन है, डिविडेंड की इनकम एग्जम्पशन है, तो ये तो आ गया जीरो। फिर हमें मालूम है कि बेसिक बैंड लिमिट होती है 37,700 तक, अगर उसमें से एग्जम्पशन ने कवर किया तो इस बैंड में जगह है 36,700 की। तो 45430 का ब्रेकअप में से हमने कहा इसमें से जो 36,700 है ये बेसिक रेट ऑफ डिविडेंड पे टैक्स होगा, और बेसिक रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स होता है 8.75, वी आर गेटिंग 3211। फिर 45430 में से ये दैट इज अ टोटल डिविडेंड इनकम माइनस 1,000 माइनस 36,700, सो द डिफरेंशियल विल बी 7730। नाउ दिस डिविडेंड इनकम इज फॉलोइंग इन द हाई रेट बैंड, और हाई रेट में रहते हुए डिविडेंड का टैक्स रेट होता है 33.75%, so दैट इज 2609। इन तीन अमाउंट्स को एडअप करके, यू विल गेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी, एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 5820। इस 5820 को आप पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करो, और जरा ये देख लो यहाँ पे 1 और 2 इन दो वैल्यूज को सम अप करके हाउ मच यू आर गेटिंग एज टोटल, कैन यू प्लीज टेल? 5820 प्लस 17980, व्हाट इज द सम अमाउंट? थैंक यू, 23,800। ओके, अब हमने फाइनली सारा कुछ सॉल्व किया। देखो, पहला सवाल था, ये हमारी पहली डिस्कशन थी विद रिस्पेक्ट टू टैक्स प्लानिंग। इस तरह की एक मैंने उंगली पकड़ के चला है इस सवाल में, बिल्कुल। तो अब आपने भी जब काम करना है, केयरफुली काम करना है, समझ के काम करना है। टैक्स प्लानिंग का ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक एरिया बस आपके माइंड में है तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, नहीं। टैक्स प्लानिंग के सवाल के लिए आपको पूरे टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, जब भी आप बात कर सकते हो। देखो कहाँ से कहाँ लॉजिक मिल रही है, क्या क्या सोचना पड़ रहा है आपको, एक एक सवाल करके आपको अंदाजा हो रहा होगा। चलो, अब हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया, जरा देखते हैं क्या रहा इसमें। अगर आप मैं अब वैल्यूज लिखना शुरू करता हूं, मैं थोड़ा सा मेन पेज पे जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं सोल ट्रेडर के तौर पे काम करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है 32,000। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 2 3 में काम करूं तो मेरे पास जहां पे मैं डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ले रहा था सिर्फ, तो 40226। अगर मैं ऑप्शन ऑल्टरनेटिव 2 में बात करूं कि जहां पे मैं सिर्फ डिविडेंड ले रहा था, तो वहां पे 35067। और अगर ऑल्टरनेटिव 3 की बात करूं कि जहां पे मैं खुद को मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज दे रहा था, तो उस सिचुएशन में टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, मेरी ही कंपनी थी, मैं मेरी अपनी लाइबिलिटीज, मेरी कंपनी की लाइबिलिटीज, तो टोटल टैक्स कॉस्ट आ रही है 23,800। अब आप टैक्स एडवाइजर हो, आपने सारी चीजें कैलकुलेट करके बता दी अपने क्लाइंट को कि भाई देखो, अगर तुम एज अ सोल ट्रेडर काम करोगे तो ये आपकी टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगा 32,000। अगर आप कंपनी बनाकर काम करोगे और कंपनी में अगर तुम पहला ऑल्टरनेटिव लोगे तो इसमें आपके टोटल टैक्स कॉस्ट होगी 40226।
अगर आप सेकंड ऑल्टरनेटिव लोगे तो आपके पास होगा 35067। अगर आप थर्ड ऑल्टरनेटिव में जाओगे तो ये। अब बताओ पर्सन को कैसे बिजनेस रन करना चाहिए? बताओ बताओ। जल्दी जल्दी डिसाइड करो, कहाँ क्या मतलब क्या लिखे हैं यहाँ पे? हम डिसीजन में क्या लिखे हैं? पहला हम देखेंगे कि हम देखो डिसीजन में हम ये नहीं लिखेंगे लास्ट ऑप्शन या ऑप्शन थ्री, नहीं। ऑप्शन थ्री कोई चीज नहीं है, दो ऑप्शन हैं, वन एंड टू, और ऑप्शन टू में थर्ड स्ट्रेटेजी। तो आप लिखोगे, आप डिसीजन लिखोगे कि रन एज अ कंपनी। पहली बात आप क्या लिखोगे कि भाई तू कंपनी बना के बिजनेस को रन कर, सोल ट्रेडर के तौर पे रन नहीं कर, कंपनी बना कर कर। रन एज अ कंपनी यानी कि ऑप्शन टू की तरफ जा, एंड अंडर थर्ड अप्रोच कंपनी बना, ऑप्शन टू की तरफ जा। इन दोनों में से कंपनी बना, ऑप्शन टू की तरफ जा, और उसमें से भी थर्ड अप्रोच की तरफ जा। थर्ड अप्रोच में रहते हुए क्या हो रहा था कि एक्सट्रैक्ट कर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्स रिमरेशन पैकेज। तो ये आप डिसीजन में दो बातें करोगे कि एज अ कंपनी बनाओ और कंपनी में थर्ड अप्रोच को फॉलो करो, बिकॉज ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसमें आपकी टोटल टैक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे कम है 32,800। ये इन सब से कम कॉस्ट आपकी इस ऑप्शन में आ रही है। तो दैट विल बी योर डिसीजन टू दिस क्लाइंट, दैट विल बी योर एडवाइस टू दिस क्लाइंट। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, होप कि आपको तमाम बात समझ में आई होगी, राइट? अच्छा, एक और छोटी सी बात करूं यहाँ पे। ऑल दो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक जस्ट थोड़ी सी बात समझाने के लिए। देखो ये थर्ड अप्रोच मैंने अपने पास खोली हुई है, मिक्स रिम्यूनरेशन पैकेज। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना। कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट था 82,000। मैं सिर्फ एक चीज वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कंपनी का 82,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से कंपनी ने इतना अब टैक्स दिया 17,980 का। ये जो डिविडेंड दे रहा है ना 50,000, ये इन बचे हुए प्रॉफिट से दे रहा होगा। तो 82,000 में से प्रॉफिट में से, जब इस प्रॉफिट में से ये टैक्स भी दे दिया 17,980 का, तो कंपनी के पास बची हुई अमाउंट होगी कितनी? 64,020। इस बचे हुए प्रॉफिट्स में से, रिटेन्ड प्रॉफिट्स में से फिर डिविडेंड्स दिए जाते हैं। तो ये पहले आपने इस बचे हुए प्रॉफिट में से फिर फर्दर डिविडेंड के तौर पे पैसा लिया होगा। अभी भी कंपनी में ये 50,000 डिविडेंड के बाद, ये डिविडेंड देने के बाद भी अभी भी कंपनी के पास 14,020 की अमाउंट पड़ी हुई है, ये रिटेन प्रॉफिट्स हैं। तो ये आगे लिखा हुआ था, इसके बारे में लिखा था, 14,020 के बारे में लिखा था। जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। A Limited will make a pension contribution of this with the balance of the profits remaining undrawn within the new company। कि सबसे पहले वो कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स पे टैक्स होगा। पहले तो कंपनी के इस प्रॉफिट्स तक गए डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस माइनस करके, फिर इन प्रॉफिट्स पे आपने टैक्स दिया, टैक्स माइनस हुआ, तो प्रॉफिट में से आपने पहले टैक्स दिया, इन प्रॉफिट में एक्सपेंसेस माइनस है, फिर उसमें से टैक्स माइनस किया। टैक्स माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट बची, इस अमाउंट में से 50,000 का डिविडेंड दिया। और इसके बारे में बोल रहा था कि जो भी बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, ये रिमेन अनड्रॉन विद इन द न्यू कंपनी। वो कितनी अमाउंट बची हुई है? 14,020। ये मैंने आपको एडिशनली एक चीज बता दी कि कभी भी पूछे एग्जामिनर, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये सारा कुछ होने के बाद, डिविडेंड देने के बाद भी कंपनी के पास क्या पैसा पड़ा हुआ है। सो यू कैन से कि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, ये वाली अमाउंट जो है विद इन विदड्रॉन विद इन द कंपनी, वो 14,020 की अमाउंट है। तो अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि भाई इसी क्वेश्चन को एक दफा दोबारा खुद से समझ के पूरा डिटेल से करें सॉल्व। तो आपका दिमाग मजीद खुलेगा, आपको इसी से रिलेटेड मजीद दूसरे क्वेश्चंस भी फिर इजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगे।